नहीं नहीं ठीक है, जैसे हो रहा है चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब heat of hydrogenation is the energy release when one mole of organic compound unsaturated converted to completely hydrogenated and converted to alkane like, right? है ना? और हमेशा इस केस में एनर्जी रिलीज ही होती है, और मैंने बोला था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अगर दोनों कंपाउंड में पाई बॉन्ड सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि देखो मैंने ये लिखा था टॉपिक कि रेजोनेंस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, याद है? वो कैलकुलेशन है। ये देखा गया साइक्लोहेक्सीन को जब हम हाइड्रोजनेट करते हैं साइक्लोहेक्सेन बनता है, और यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो वैल्यू है ना, अराउंड -28 पॉइंट समथिंग है, वो लिख देता हूं मैं। द वैल्यू इज हाँ -28.6 किलो कैलोरी, -28.6 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ द कंपाउंड, पर मोल ऑफ दिस मतलब पर पाई बॉन्ड ऐसे बोल सकते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर ऐसा होगा तब वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर दो पाई बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड कितना वैल्यू होना चाहिए, बोलो। इसका डबल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यही बनेगा, और वैल्यू कितना होना चाहिए डेल एच हाइड्रोजनेशन प्लस, सॉरी नेगेटिव में ही है ना वैल्यू, एक्सोथर्मिक होता है 6 × 2 किलो कैलोरी। नाउ कैन यू गेस कि इसका वैल्यू कितना होगा अगर कॉन्जुगेटेड ले रहे हैं तो। कॉन्जुगेटेड डाइन लिया, पहले तो एक पाई बॉन्ड है या दो पाई बॉन्ड है लेकिन आइसोलेटेड है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेटेड है, तो ये देखा गया इसका वैल्यू। सब लोग ध्यान देना, अभी हेस्लो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। इसका वैल्यू जो देखा गया ऑब्जर्व्ड, बातें नहीं प्लीज, थ्योरी के हिसाब से कितना होना चाहिए, बात तो समझ में आ रहा है आपको? थ्योरी के हिसाब से कितना होना चाहिए? अगर थ्योरी के हिसाब से चले तो जैसा दो पाई बॉन्ड है तो इसका डबल दिखना चाहिए, 28.6 इंटू 2 किलो कैलोरी। गुड टू गो। लेकिन सब लोग फोकस, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया बच्चे कि यहाँ पे एक्चुअल में ये रियल स्ट्रक्चर है नहीं, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेंस के बाद यहाँ पे डीलोकलाइज बॉन्ड्स होंगे, रेजोनेंस के बाद यहाँ पे डीलोकलाइज बॉन्ड होगा, इधर नहीं होगा, इधर रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, इधर रेजोनेंस है, इन चारों कार्बन में रेजोनेंस है, तो इधर डीलोकलाइज बॉन्ड होगा। अब ध्यान देना, यहां से यहां आया ना, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, आपको याद कल बताया था। और जब तुम रेजोनेंस हाइब्रिड का अगर हाइड्रोजनेशन करोगे तब डेल एच हाइड्रोजनेशन जो ऑब्जर्व्ड है वो, और ये कौन सा हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एबव डेटा, एक पाई बॉन्ड का हमने रिसर्च किया उसके बेसिस पे दो पाई बॉन्ड का हमने निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड। लेकिन एक्चुअल में लैब में जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो इसका हाइड्रोजन नहीं चल रहा होगा, चल रहा होगा इसका, रियल स्ट्रक्चर का हाइड्रोजनेशन चलता है ना, ये स्ट्रक्चर तो इमेजिनरी है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा है कि इसका हाइड्रोजनेशन का इसके हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन लैब में बॉम्ब कैलोरीमेट्री वगैरह रख के तुम इसका एक्चुअल में इसका हाइड्रोजनेशन करते हो, और जो वैल्यू निकल के आता है वो तुम्हारा ये वैल्यू आता है -55 पॉइंट समथिंग। ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डेटा भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 55.2। कितना आता है ऑब्जर्व्ड? -55.2 किलो कैलोरी। अब देखो डायरेक्ट स्टेप में ये है और ये इनडायरेक्ट स्टेप है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रेजोनेंस एनर्जी प्लस डेल एच हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड ना इज इक्वल टू डेल एच हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड, ये लिख सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, डेल एच हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड माइनस डेल एच हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल, और ये तुम्हारा शायद 57 पॉइंट कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 28.6 को 57.2 ना किलो कैलोरी, और ये माइनस ऑफ माइनस, यहाँ माइनस है लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो 55.2 किलो कैलोरी, बोलो आएगा इतना। ये सॉल्व करके -2 किलो
कैलोरी आएगा। देखो इस केस में अगर रेजोनेंस नहीं हुआ होता, रेजोनेंस हुआ है इसीलिए पहले से इसने कुछ एनर्जी लूज किया, दैट इज, और फिर इसका हाइड्रोजनेट कर रहे हैं। पहले से उसने कुछ एनर्जी लूज किया है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। यहां पे ऐसा नहीं है, पता है, यहां दोनों मैच कर जाएगा, कैलकुलेटेड एंड हाइड्रोजनेटेड दोनों मैच कर जाएगा। ऐसा क्यों? कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व, क्योंकि यहां रेजोनेंस ही नहीं है। आ रहा है समझ में? बोलिए। अच्छा, यहीं पर अगर मान लो मैं जो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हाइड्रोजनेट करता, तो जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे कैलकुलेटेड कितना होना चाहिए बताओ? मान लो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, 3 इंटू 28.6 किलो, ये कैलकुलेटेड होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि पहले ये कुछ ऑलरेडी एनर्जी रिलीज करेगा एंड वो रेजोनेंस हाइब्रिड में जाएगा, एंड एक्चुअल में तुम हाइड्रोजनेट इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का नहीं करते, तुम एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड का हाइड्रोजनेशन करते हो। और यहां जो वैल्यू आएगा ना, डेल एच हाइड्रोजनेशन, डेल एच हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, वो एक्चुअल में बॉम्ब कैलोरीमेट्री वगैरह से तुम यूज कर सकते हो। किसी तरह से एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकलता है जब रेजोनेंस हाइब्रिड को हम हाइड्रोजनेट करते हैं, एंड दिस कम्स आउट टू बी 49.8 किलो कैलोरी। अब फिर से देख लो यहाँ पे कि कैलकुलेटेड, डायरेक्ट स्टेप कैलकुलेटेड है, इनडायरेक्ट स्टेप क्या लिख दें? रेजोनेंस एनर्जी प्लस डेल एच हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू डेल एच हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड होगा। फिर से यहां पे रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेल एच हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड माइनस डेल एच हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल। ये कितना आने वाला है? 3 टाइम्स ऑफ 28.6 माइनस, या नेगेटिव में लिखना बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? 49.6 किलो कैलोरी। कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? 36 आ रहा है। नेगेटिव में, नेगेटिव में 36 आएगा बच्चे। अरे सुनो, पता है ये बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी, पता है बेंजीन ने 1 मोल बेंजीन ने, अगर ये साइक्लोहेक्साट्राइन होता, यहाँ डिलोक्लाइजेशन नहीं होती, तो इसकी एनर्जी ना इससे 36 किलो कैलोरी ज्यादा होता। अगर यहाँ रेजोनेंस नहीं होती ना, इसको साइक्लोहेक्साट्राइन मानते, तो इसके 1 मोल की एनर्जी इसके एनर्जी से 36 किलो कैलोरी ज्यादा होता। मतलब इसका एनर्जी अगर x है ना, तो इसका x प्लस 36 होता। रेजोनेंस के वजह से उसने डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी लूज कर दी, और उसके वजह से ऐसा है। समझ में है? तो कोई पूछे बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना है, तो ये एक एक्चुअल डेटा है, कैलकुलेटेड डेटा है। समझ में आ रहा है? सो अभी आपने फाइनल डेफिनेशन क्या रखना है रेजोनेंस एनर्जी का? एक और डेफिनेशन मैंने, एक तो डेफिनेशन बोला था एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आरएस, बोलो, यही बोला था ना। और एक डेफिनेशन हो गया डेल एच हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड माइनस डेल एच हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व। ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 डेफिनेशन हो गए। पहले से उसने कुछ एनर्जी लूज करा, फिर इसका एक्चुअल में हाइड्रोजनेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये समझेंगे कि 2 मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा बोलेंगे। इस तरह के कभी कभी सवाल जेईई मेंस एडवांस में तो आते हैं, और पूरा एक एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 3 उसी पे आप अगर सॉल्व करोगे। 1 में भी थोड़े बहुत, फर्स्ट में भी रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम। तो अभी बताएंगे हाउ टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। हालांकि एक कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मोर इज द डीलोकलाइजेशन, मोर इज द एनर्जी लॉस्ट, दैट इज मोर रेजोनेंस एनर्जी। पता है ना? मोर इज द डीलोकलाइजेशन, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, और वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, दैट इज मोर रेजोनेंस एनर्जी। उल्टा भी था, मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी या लेस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो मोर स्टेबिलिटी या लेस स्टेबिलिटी? मोर स्टेबिलिटी। लिखिए जल्दी से फिर। ओके
नहीं, डन। लिखिए कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, फटाफट पॉइंट्स लिखिए। तो more RS, more resonating structures, more resonance energy, more stability। ठीक है। दूसरा इक्विवेलेंट टाइप RS है ना, मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंट टाइप RS मोर रेजोनेंस एनर्जी है ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, फिर से बोल सकते हैं मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना। सब पे पॉइंट्स में 2-3 क्वेश्चन करा सकता हूं, है ना। अभी फिलहाल पॉइंट लिख लेते हैं। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंट टाइप RS मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लीनियर कॉन्जुगेशन मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लीनियर कॉन्जुगेशन। एरोमेटिक टाइप RS मोर रेजोनेंस एनर्जी, एरोमेटिक टाइप। हाँ, लीनियर का ज्यादा होगा, क्रॉस का कम। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में तो रखें, है ना। नॉट टोटल RS बट मोर स्टेबल RS मोर रेजोनेंस एनर्जी। टोटल RS नहीं देखना है, मोर स्टेबल RS मोर रेजोनेंस एनर्जी। मैं बताता हूं कैसे, हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर लेंगे अभी, ठीक है। देखो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, इस पे नीट पे सवाल नहीं आते। जेईई मेंस में तो कभी कभी पूछा भी है, जेईई एडवांस में, बट नीट में नहीं पूछे गए, इसलिए पूरा एक लेक्चर इसको देना सही नहीं है। फटाफट इसको 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। है ना। इन जनरल देखो ऐसा होता है, एरोमेटिक टाइप RS है ना, तो उसकी रेजोनेंस में ज्यादा होगी, फिर नॉन एरोमेटिक, है ना, फिर एंटी एरोमेटिक। जनरली ऐसा होता है। अगर तुमसे रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया, मान लो इसका पूछा गया, और कोई एंटी एरोमेटिक यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ऐसा, तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। हाँ हाँ, स्टेबल है तो लूज किया ना एनर्जी ज्यादा, जो लूज किया वही तो रेजोनेंस एनर्जी, अभी तो सिखाया। इट इज लॉस्ट एनर्जी, इट इज लॉस्ट एनर्जी। अरे उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं है, उसने जो लूज किया वो ज्यादा है। वो तो हाईली स्टेबल है, तो उसकी खुद की एनर्जी कम है। समझ में आ रहा है ना। लीनियर एंड क्रॉस में क्या बोलते हैं? लीनियर कॉन्जुगेशन, जो पॉइंट्स इधर लिखा है उसी को बता सकता हूं। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस एनर्जी लीनियरली कॉन्जुगेटेड सिस्टम का ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे इसका एग्जांपल देखो, अगर मान लो ये है
और ये है, बोल रहे रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कीजिए। तो यहां देखो एक डायरेक्शन में है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाओगे पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा सिग्मा आ गया, या फिर ये दोनों पाई बॉन्ड इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है सेपरेटली, जबकि ये दोनों पाई बॉन्ड एक ही डायरेक्शन से रेजोनेंस कर रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। तो लीनियर कॉन्जुगेशन अगर है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। जैसे एक चीज और बताता हूं, मान लो ऐसा है और सपोज ऐसा है, अगर इसमें पूछा जाए कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये लीनियर कॉन्जुगेशन है और वो क्रॉस कॉन्जुगेशन है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? मतलब कहाँ पे ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, कहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, तो ये वाला पॉइंट है। मतलब ये क्वेश्चन तो और आसान हो जाएगा, जैसे आपसे पूछ दिया रेजोनेंस एनर्जी इनका और इनका बताइए, तो यहाँ ज्यादा एक्सटेंशन है ना, ज्यादा कॉन्जुगेशन है, यहाँ कम है। एक्सटेंडेड मतलब ज्यादा रेजोनेंस, सिंपल। लीनियर भी और ज्यादा भी ऐसे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो रेजोनेंस एनर्जी अगर इसका पूछे, रेजोनेंस एनर्जी जो पहला पॉइंट लिखा है उस पर ये सवाल है। एक और क्या लगता है, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हर जगह है या नहीं है? इधर भी है, इधर भी, इधर भी, हर जगह रेजोनेंस है, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, बोलो। अच्छा, दोनों अगर एरोमेटिक हो तब कैसे रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करोगे? मान लो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, कैसे कंपेयर करोगे रेजोनेंस एनर्जी, आप बताओ। एक कंसेप्ट लिखा है मैंने, अभी लिखा है, एनीबॉडी इन द क्लास, इन दोनों में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? हाँ, इसके 5 आरएस बनेंगे, सारे इक्विवेलेंट है, इसके भी 5 बनेंगे, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन। तो मोर इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टाइप आरएस, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, देखो इसका फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं। देखो मुझे नहीं लगता ये दोनों इक्विवेलेंट है, देखो तो, लेकिन इसका जब दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, तो ऐसा बनेगा, ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ऐसे टिल्ट कर दो, ये बन जाएगा। आ रहा है समझ में? इक्विवेलेंट आ रहा है, समझ पाते हो ना? दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखता है, लगता है अलग है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो चुकी है पैरेलल पी सिस्टम में। क्लियर है? देखो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पार्ट से आज तक नीट ने कभी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो पीवाईक्यू कोई क्वेश्चन है क्या रेजोनेंस एनर्जी का? एनीवन अगर जीओसी 1 अच्छे से किया है तो क्या कोई क्वेश्चन आपको मिला है रेजोनेंस एनर्जी का? हाँ बोलो। नीट पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, तो इसीलिए उतना डिटेल में इसके क्वेश्चंस नहीं भी करे तो चल जाए। ठीक है, और अगर किसी को लग रहा है नहीं मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूँ, लगता है तो नोट से देख के कर लो। जैसे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रेजोनेंस एनर्जी एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है किसी के स्टेबिलिटी के लिए। जैसे अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, बड़ा अच्छा सवाल एक बार जेईई एडवांस में आया है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा, एक बार आया हुआ सवाल, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो लोग बोलते हैं बेंजीन है तो ज्यादा स्टेबल है। ऐसा नहीं है, थर्मोडायनेमिकली साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल।
अभी आपने देखा था जब साइक्लोहेक्सेन को कन्वर्ट किया, सॉरी बेंजीन को कन्वर्ट किया साइक्लोहेक्सेन में, तो एनर्जी रिलीज हुई थी ना। तो इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली? समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस एनर्जी एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू एनी नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये बोलना कि एरोमेटिक अगर है तो किसी भी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होगा, ये गलत है बोलना। जैसे यहां पे हम कंपेयर कर पा रहे थे कि एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, हर जगह रेजोनेंस है तब बोल रहे हैं। अब इसमें तो रेजोनेंस नहीं है तो भी वो ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली। मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब ऐसे समझो, लिख लो, नोट में लिख लो। रेजोनेंस बढ़ने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ता है, राइट? इफ वी इंक्रीज, रेजोनेंस इंक्रीजेस मींस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, राइट? लिखो, when resonance increases stability increases, but it does not mean all resonating species are more stable than non resonating species। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेजोनेंस बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रेजोनेंस बढ़ने से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इट डजंट मीन कि ऑल रेजोनेटिंग स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन ऑल नॉन रेजोनेटिंग स्पीसीज। समझ में आया क्या बोला? इसी में आगे लिख सकते हो, सिमिलरली ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑल नॉन एरोमेटिक। Similarly, all aromatic compounds are not always more stable than all similarly all aromatic compounds are not always more stable than all नॉन एरोमेटिक, जिसमें ये एग्जांपल तो वन ऑफ द बेस्ट है, साइक्लोहेक्सेन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन बेंजीन। ऐसा लगता है कि बेंजीन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन उससे भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मैं बताऊं, जो नोट्स है 107 पेजेस के एक नोट्स है, नोट्स का भी ड्राइव भेजा हुआ है, उसमें 12 क्वेश्चन है रेजोनेंस एनर्जी पर, वो होमवर्क रहेगा, वो कर लेना। ठीक है, ओके, ये होमवर्क है, ये नोट डाउन करके रखो, यहाँ पे जगह छोड़ देना 12 क्वेश्चन के लिए, आपको करना ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं? 12। नहीं समझ में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन, हेडिंग दो, एक दो पेज छोड़ के लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, मान लो ऐसा पूछ दिया और नेप्थलीन पूछ दिया, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? फर्स्ट की ज्यादा। या ये रिंग हमेशा, मतलब जितने भी आरएस बनेंगे दोनों इंडिविजुअली एरोमेटिक होगा, समझ गए? दोनों इंडिविजुअल बेंजोनॉइड टाइप होगा। बोला जाता है मोर इज द बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, बेंजोनॉइड टाइप स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पे अभी तो दोनों है, लेकिन जैसे एक डिलोक्लाइजेशन करो, एक बेंजीन एक नॉन बेंजीन होगा। अरे आ रहे समझ में? इस केस में इसके इसके जितने भी आरएस बनेंगे ना, मान लो इसके 3 बने, तीनों आरएस में दोनों ही रिंग हमेशा एरोमेटिक है। 3 कैसे बनेंगे? इसको ऐसे रहने दो, इसको शिफ्ट कर दो, बन गया दूसरा, सबको एक यूनिट आगे बढ़ा दो, फिर इसको ऐसे रहने, इसको शिफ्ट कर दो, तीसरा बन गया। और इसके भी 3 बनते हैं, आपको पता है ना? एक तो और बड़ा अच्छा सवाल है वहां पे जब सॉल्व करोगे, पिरिडीन एंड पाइरोल में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? पिरिडीन एंड पाइरोल में
पता है इसका 2 RS बनता है, इसका 5 RS बनता है, इसका 2 ही बनता है, उसका 5 बनता है, लेकिन वो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बेंजीन टाइप है। मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, इट इज नॉट टोटल नंबर ऑफ RS, इट इज more stable RS, it is aromatic type RS, it is benzene type RS। टोटल नहीं देखना होता है। हाँ सही है, मतलब इसका लोन पेयर के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, वही तो समझा रहा हूँ। ओवरऑल ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ पाई पाई रेजोनेंस है, पाई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पाई लोन पेयर भी है, पाई पाई भी है, लेकिन फिर भी इसके 2 इक्विवेलेंट RS बनेंगे और दोनों बेंजीन टाइप है, इसके 5 बन रहे हैं। इसमें एक और बड़ा अच्छा सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, बेंजोएट आयन एंड फेनॉक्साइड, इसमें किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? तो मैं बता दूं, बेंजोएट में 2 ही RS बनते हैं और फेनॉक्साइड में 5 RS बनते हैं। यहाँ 5 बनता है बच्चे, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है, बेंजोएट इज मोर स्टेबल। रीजन ये है कि बेंजोएट में जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन होता है वो 2 सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे होता है। कहाँ होता है? देखो ये पार्ट तो दोनों का सेम है ना बच्चे, बेंजीन बेंजीन टाइप तो दोनों ही है। यहाँ पे जैसे इसका रेजोनेंस होगा कि क्या होगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा उठ के? मैंने कल बताया था ये वाला पार्ट बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करता, CO- कल लिखा के भेजा है, आ रहा है समझ में, है ना? तो इसका दूसरा RS कैसा होगा? नेगेटिव यहां ले आओ और इधर डबल बॉन्ड ले आओ। पता है इसके 2 ही RS बनते हैं, फिर भी ये दोनों RS मिलके इतना स्टेबिलिटी इसको दे रहा है जितना ये 5 RS मिलके नहीं दे पा रहा है। और यही रीजन है बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बेंजोइक एसिड और फेनॉल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? बेंजोइक एसिड फेनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बोर्ड एग्जाम ऐसा सवाल आता है कभी कभी, और हो सकता है आपके नीट में भी ऐसा सवाल आ जाए कि इसके 2 RS हैं, इसके कॉन्जुगेट बेस के 2 RS हैं, जबकि इसके कॉन्जुगेट बेस के 5 RS हैं, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि जो बेंजोइक आयन के कॉन्जुगेट बेस है, बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसके 2 RS है, दोनों इक्विवेलेंट है, और ये दोनों मिला के इतना स्टेबिलिटी दे रहा है जो ये पांचों मिला के नहीं दे पा रहा है। अच्छा एक रीजन और, यहाँ पे नेगेटिव कहाँ डिस्पर्स हो रहा है? ऑक्सीजन पे ना बच्चे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कहाँ डिस्पर्स होगा? सोचो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को देख अच्छे से, -1/2 -1/2, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड काफी स्टेबल है, सुकून में, लेकिन इसका जैसे रेजोनेंस करोगे फेनॉक्साइड का तो नेगेटिव ऑक्सीजन से उठ के कार्बन पे जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ दोनों ऑक्सीजन मिलके काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दे चुका है इसको। ओके कर सकते हैं, दिक्कत क्या है, पाई पे कॉन्जुगेशन तो है ही, RS भी बढ़ जाएंगे, वो भी है, RS बढ़ गए तो और अच्छा ही है ना। हाँ लेकिन इसमें अगर बेंजीन टाइप 3 आते हैं तो उसमें ज्यादा ही आएंगे ओवरऑल, समझ गए ना? ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बेंजोएट आयन हैव 2 RS, पेनॉक्साइड हैज 5 RS, स्टिल बेंजोएट इज मोर स्टेबल, व्हाई? 2 इक्विवेलेंट RS है और नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही डिस्पर्स हो रहा है। बोलो, अरे यस नो, समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने 2-3 और करा दिए, बाकी तुम क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी पे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैंने फिर बोला ना कि अभी इस साल में जे एडवांस वाला तुम्हें करा रहा हूँ, GOC1, तो ऑब्वियसली ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे उसमें। हाँ इन दोनों में स्टेबल इसको ज्यादा बोलो, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो ज्यादा स्टेबल, ये तो बोल ही रहे हैं बार बार, लेकिन ये एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी -36 किलो जूल और साइक्लोहेक्सेन का है ही नहीं कुछ, क्योंकि वहां रेजोनेंस ही नहीं है, तो हम बोल रहे बेंजीन ज्यादा स्टेबल है, वो समझना पड़ेगा आपको। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट स्केल, ओके? फिर से यहाँ पे जज्बात भी लिख लेना, पेरोक्साइड हैविंग 5 RS,
Benzoate having 2 RS, still benzoate is more stable than peroxide. Why? अरे कभी कभी होता है ना, एक इंसान का ये सपोर्ट बहुत काम कर जाता है, 10 इंसान सपोर्ट करा उससे कोई फायदा ही नहीं है, और लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत काम करता है, स्टडी में तो बहुत काम करता है। हाँ सीरियसली बता रहा हूँ, मेंटरशिप तू इधर से ले रहा है, ऑनलाइन 10 प्लेटफॉर्म से ले रहा है, हर जगह से सीख रहा है, पता चला रिजल्टेंट 0 है या बहुत कम है, और किसी एक पर्सन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट हो गया, है कि नहीं? क्या जी संकेत? पीडब्ल्यू नहीं? कौन सा लेक्चर चल रहा है आजकल? नहीं चल रहा है? ऑनलाइन आजकल कुछ भी नहीं चल रहा तेरा? हाँ, कुछ भी नहीं? सिर देख हंस रहा है उधर। ओके आगे बढ़े, अब लिखें हाइपर कॉन्जुगेशन, लिखें? ठीक है तू पक्का? लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन। ओए जल्दी लिख, जल्दी लिख, नहीं तो मुझे हाइपर टेंशन हो जाएगा, जल्दी लिख। लास्ट बेंच, बातें मत कर, मैं हाइपर हो रहा हूँ इधर, तुम शांत बैठ। हाइपर कॉन्जुगेशन में लिखो, इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस, दूसरा लो ऑर्डर रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, नेक्स्ट नो बॉन्ड रेजोनेंस। बेसिक बातें तो थोड़ा लिख लें, 2-4 पॉइंट। मेनली फाउंड इन कार्बोकेटायन रेडिकल अल्कीन्स। लिमिटेड है, बहुत छोटा सा इफेक्ट है, इतना रेजोनेंस जैसा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मेनली फाउंड इन कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल एंड अल्कीन, अल्काइन भी बोल सकते हो, अल्कीन ज्यादा फेमस है, उसी पे क्वेश्चन होते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने क्या क्वेश्चन जिक्र करना शुरू किया, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई बोले व्हाट इज तो थोड़ा बहुत ये सब बोल सकते हैं, लो ऑर्डर रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट, उसका रिसर्च पेपर है जो हाइपर कॉन्जुगेशन पे उसने किया था। तो फिर से वही क्वेश्चन है ना? इस अंदाज में याद करना है, व्हाट, वेयर, हाउ, है ना? और इन सब का आंसर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाई समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अब मैं व्हाट तो थोड़ा बहुत बता दिया, वेयर लिखो, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, condition at least one alpha hydrogen at sp3 alpha carbon with respect to C plus C radical alkene double bond, यही कंडीशन है। देखो रेजोनेंस का कंडीशन बहुत सारे थे, आप समझ रहे हो, पैरेलल पी सिस्टम, फिर उसके टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन भी था, यहाँ पे उतना डिटेल है ही नहीं। कार्बोकेटायन अगर है, कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन चाहिए, और अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो आपको जब बेसिक लेक्चर लिया गया था यूपीएससी वगैरह, बॉन्डिंग एंड ऑल, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, उसे पढ़ाया था, वहां पे
टाइप्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ाया था, और वहां पे अल्फा कार्बन भी पढ़ाया था, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा डेल्टा, फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन सब पढ़ाया था। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे उसको। तो व्हाट इज द कंडीशन, क्यों है वो बाद में देखते हैं, फिलहाल ये तो लर्न करें। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ब्रॉडर टॉपिक हो सकता है, बहुत अलग अलग कंपाउंड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो, एल्डिहाइड कीटोन में भी हो, है ना, हेलो अल्केन हेलोरिन में भी हो, लेकिन वो सारे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने नहीं है आपके सिलेबस में, बस इतना सा पार्ट है, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, अल्कीन अल्काइन। तो अगर किसी भी कार्बन पे प्लस है, एग्जांपल देखो, तो उससे कम से कम, आपको तो पता है किसी भी कार्बन प्लस हो तो 3 ग्रुप तो जुड़े होंगे, 3 ग्रुप जुड़े होंगे ना। तो किसी एक पे 1 2 3 पे, किसी एक पे sp3 कार्बन चाहिए। कार्बोकेटायन जिस 3 एटम या ग्रुप से जुड़ा है उसमें से एक एटम कम से कम क्या चाहिए, sp3। 1 2 3 है ना, एनी वन, इसको क्या बोल सकते हैं, एनी वन शुड हैव sp3 कार्बन विथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन ऑन इट। ये चाहिए कि ये है कंडीशन। कंडीशन क्या है समझ गए, कि कम से कम क्या चाहिए हमें, बोलिए, एनी वन शुड हैव। उसी तरह से दूसरा, अगर यहाँ रेडिकल है तो वहां भी क्या कंडीशन होगा, 1 2 3 सेम बातें होंगी। रेडिकल में भी 1 2 3 में कम से कम एक कार्बन sp3 चाहिए और उसके पास एक हाइड्रोजन चाहिए। एंड तीसरा, अगर अल्कीन है, सेम कंडीशन इसका भी, ठीक है, सेम कंडीशन। लेकिन अल्कीन के केस में ना बच्चे, हम यहाँ 4 ग्रुप रखते हैं, 3 ग्रुप नहीं है, 4 ग्रुप है। अब यहाँ पे बोलेंगे 1 2 3 4, उसमें से कोई ना कोई एक कार्बन होना ही चाहिए और उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना कम से कम। यहाँ पे क्या बोलेंगे अल्कीन के रिस्पेक्ट में, 1 2 3 4, फिर से वही लाइन यहाँ पे जो ऊपर लिखा है, एनी वन शुड हैव sp3 कार्बन विथ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी मैं आपको जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूं, आपको बताना है वो हाइपर कंजुगेशन है या नहीं, ठीक है। आपको पता है ना कार्बोकेटायन 3 एटम या ग्रुप से जुड़े होते हैं, उन तीनों एटम में एक कैसा चाहिए हमें, sp3 कार्बन चाहिए। और सिर्फ ऐसे काम हो जाएगा, नहीं, जो sp3 कार्बन है उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। पता है रिजोनेंस में कंडीशन को लेके बहुत टाइम गया था, वहां तो डी लोकलाइज लोकलाइज लोन पेयर में ही 3 4 घंटे गए। ये बड़ा सिंपल है, 3 4 मॉलिक्यूल्स आयंस हैं जहां पे ये होते हैं, ठीक है। तो अभी बताओ, व्हाट एंड वेयर का थोड़ा बहुत आंसर मिला, व्हाट एंड वेयर, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, लो ऑर्डर रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, लाइक दैट, बेकर नाथन इफेक्ट, ये सब बोल दिया। वेयर इट इज फाउंड इन कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, अल्किन अल्काइन। लेकिन क्या सारे अल्किन, सारे कार्बोकेटायन, सारे फ्री रेडिकल में होंगे, नहीं, वो सारे कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल या अल्किन अल्काइन जिसके पास एटलीस्ट 1 sp3 अल्फा कार्बन हो along with कम से कम एक हाइड्रोजन। जैसे आप बताओ, वेयर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको ये बताना है। मान लो क्वेश्चन ये, क्या मीथेन में हाइपर कॉन्जुगेशन है, इथेन में है, थप्पड़ लगाऊंगा, अल्कीन में होता है, अल्केन में होता ही नहीं। हाँ, क्या लिखा है वहां जी, अगर है भी तो आंसर करना है, नहीं है, कीटोन में है, नहीं है, बढ़ाया गया उधर कीटोन में है भी तो अभी फिलहाल जो सिलेबस में उसके हिसाब से आंसर इसमें हो सकता है। रिसर्च पेपर देखे तो अल्किन में थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन वो है नहीं, अल्किन अल्किन बोल रहा हूँ, कीटोन में। अच्छा ये बता, ओए सत्यम, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है,
क्या सिखाया यार? हाँ, कार्बेनाइन में नहीं है ना, समझ में आ रहा है? देखो फिर से वही चल रहा है, जैसे कहाँ रेजोनेंस है कहाँ नहीं है वो वाला पार्ट है, उसी तरह कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है कहाँ नहीं है। और अच्छी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है तो बड़ा इजी है चेक करना यार। रेजोनेंस जैसा पार्ट भी नहीं है, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग, कितने सारे पार्ट थे उधर, तो बस छोटा सा पार्ट देखना है। सत्यम बता, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है CH3+, क्यों? कार्बोकेटाइन में तो होता है। अगर इस कार्बोकेटाइन को देखो तो 1 2 3 पे हाइड्रोजन है, मैंने क्या लिखा 1 2 3 पे क्या चाहिए, नहीं है इसमें भी, ठीक है। CH3 डॉट नहीं है, इथीन अल्कीन में होता है, लेकिन 1 2 3 4 पे क्या दिख रहा है आपको, जो 1 2 3 4 पे वो हाइड्रोजन है, बोलिए। इस वाले पे कार्बोकेटाइन पे है, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखो, 1 और 2 पे तो हाइड्रोजन है, लेकिन 3 पे जो है एक sp3 कार्बन है, देखो sp3 कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन भी 3 है बच्चे, तो है या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो इसमें है, फटाफट लिखो, टाइम नहीं दूंगा लिखने का अलग से। सब टाइम पास करने बैठे हैं, इतनी जल्दी लिखें। संकेत, प्रोपीन में हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? हाँ, क्यों? 9, हाँ, प्रोपीन ये होता है ना बच्चे। देखो अगर सही से इसका 1 2 3 4 देखोगे तो 1 2 3 पे तो हाइड्रोजन है, इसका 1 2 3 4 मतलब क्या, ऐसा ना, ये स्ट्रक्चर बनाओगे ना, देखो वहां जो बनाया 2 पे क्या आ गया, मिथाइल। मैंने क्या बोला था, जो पाई बॉन्डेड है उससे जो फर्स्ट कार्बन कनेक्टेड है वो क्या होना चाहिए, sp3, और उसके कम से कम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, एक, है कि नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन जरूर काउंट करो, क्योंकि लास्ट में एक लाइन ये लिखाने वाला हूं, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, more is the stability of carbocation radical and alkene also, and that is due to hyperconjugation। बोलो मुक्ता, आ रहा है समझ में इस यहाँ है या नहीं है हाइपर कंजुगेशन? पक्का? उधर जो अल्कीन से 4 एटम जुड़े हैं 1 2 3 4, उसमें से कोई एक क्या होना चाहिए, sp3 along with at least 1 हाइड्रोजन। ओके, मुक्ता तुम ही बताओ, इसमें हाइपर कंजुगेशन है या नहीं है? एक साइलेंस, क्या यहाँ हाइपर कंजुगेशन है? कुछ रूल सीखो पहले। कार्बोकेटाइन से जो जुड़ा है वो क्या है, 2 हाइड्रोजन है, साइलेंस, और एक sp3 कार्बन भी तो जुड़ा है कार्बोकेटाइन से, लेकिन जो sp3 कार्बन जुड़ा है, मैंने बोला एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए, ये एक ऐसा कार्बोकेटाइन जिसका अल्फा हाइड्रोजन 0 है, लेकिन अल्फा कार्बन है बच्चे, और अल्फा कार्बन sp3 भी है, फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं होगा। गुड टू गो। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कार्बोकेटाइन रेडिकल अल्कीन अल्काइन ही होना चाहिए, बट सारे कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होते। अरे यस नो, इस वाले कार्बोकेटाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और है तो फटाफट अल्फा कार्बन बताओ। अल्फा हाइड्रोजन 4 है, ये दोनों देखो sp3 है, sp3 अल्फा कार्बन है, पता नहीं सीख पा रहे नहीं, हाँ? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, आप बताओ, है इसमें, ये वाले मॉलिक्यूल में है? जहां प्लस है उसके बगल में sp3 दिख रहा है,
और यहाँ एक हाइड्रोजन तो है, sp3 अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कितना बोलो? समझ रहे हो? डन। अब देखो, ये नोट में लिख लेना, आगे रीजन बता दूंगा ऐसा क्यों है, लेकिन नोट में लिख के रखो, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन रेडिकल एंड अल्कीन्स ऑल्सो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। एंड ब्रैकेट में रीजन में बस ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन उस ड्यू टू के पीछे भी, हाइपर कॉन्जुगेशन के पीछे भी लॉजिक समझाऊंगा अभी आपको। तो अगर मान लो इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछ लेता तो बच्चे, 4 है ना इसके पास, बोलो। तो अभी अब ना क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, वो तो अब क्वेश्चन नहीं रहा। अब ये रहा कि स्टेबिलिटी बता दो, है ना? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और देता हूं, हाँ संकेत आंसर बता, कौन ज्यादा स्टेबल है, और बता दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। इन बोथ देयर इज हाइपर कॉन्जुगेशन और नॉट? यहाँ पे देखो दोनों sp3 अल्फा कार्बन है, यहाँ भी दोनों sp3 अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 4 है। बॉन्ड डायग्राम में कंफर्टेबल हो ना? यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 5 है ना? जो लोग नहीं समझ पा रहे, देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूं। देखो कितना मेहनत कर रहा हूं मैं, देखो दिख रहा है ये दोनों अल्फा है, ये और हाइड्रोजन कितना है? हाँ, इस वाले में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ये दोनों sp3 अल्फा, सीख रहे हो? कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, और इधर 5। तो स्टेबिलिटी बता दो जल्दी से, समझ गए? तो बहुत बार कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को लेके हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके आंसर करते हैं, यस नो? तो अभी तक क्वेश्चन क्या चल रहा था, व्हाट एंड वेयर, व्हाट एंड वेयर। अब बताता हूं वाई एंड हाउ दोनों साथ में, क्योंकि कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है उससे आंसर वाई का भी मिल जाता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है तो उससे आंसर मिल जाता है क्यों हो रहा है। ठीक है? तो अजय बोला था क्लास में ध्यान देंगे, हाँ दो तो ध्यान दो, हंस रहा है तो बड़ा, हाँ कब है? आज पीटीएम है? तू ऐसा क्या गलत किया जो डरा हुआ है? पढ़ाई नहीं किया अच्छे से तूने? देखो मार्क्स कम आए ज्यादा है, लेकिन तू वहां पे अगर ईमानदारी से बोल पाता है कि मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ तैयारी में, दैट मैटर्स। मैं पूरा ध्यान लगाया हुआ हूँ, मैक्सिमम टाइम पढ़ने में लगाता हूँ, और कुछ नहीं करता। हाँ ओके, लिखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन
कार्बोकेटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। इसको तुम हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था उसी तरह हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर। तो पहले तो बताओ कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन, इन सब जगह पे ग्रुप चाहिए और यहाँ कम से कम 1 2 3 पे कम से कम एक कार्बन तो चाहिए बच्चे, जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। क्या ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें हाइपर कंजुगेशन है? 1 2 को डिफाइन नहीं किया, मान लो वहां भी कार्बन ही है, एक कार्बन को डिफाइन कर दिया है और उसके पास एक हाइड्रोजन भी दिखा दिया है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, राइट? ओके, इसी को हम ऐसे बनाएंगे, कार्बोकेटायन जो होता है ना sp2 होता है, आपको पता है। मान लो इधर हाइड्रोजन ले लिया, 1 2 पे हाइड्रोजन ले लिया, ये तुम्हारा sp3 इधर ऐसा ले लिया सपोज। अच्छा, जो कार्बोकेटायन होता है उसके पास MTPZ होता है, राइट? चलो थोड़ा और प्रिसाइज कर दिया, इथाइल कार्बोकेटायन लेके आगे बढ़ रहा है, इथाइल कार्बोकेटायन CH2 CH3। वरद, आपको पता है ये कार्बन sp3 है तो उसका तीनों कार्बन तीनों हाइड्रोजन ट्राइगोनल सॉरी टेट्राहेड्रल शेप का होगा, यस नो? टेट्राहेड्रल शेप का होगा। इसको ऐसे इमेजिन करो, है ना, ऐसे इमेजिन करो कि यहां पर एक टेट्राहेड्रल कार्बन, मैंने टेट्राहेड्रल कार्बन जो होल्ड करके रखा है वो एक्चुअल में sp3 कार्बन है, ये वाली कार्बन को मैंने होल्ड करके रखा है, गुड टू गो। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ये रेड पेन है, गुड टू गो। यहाँ पे एक पीजेड है, राइट? पीजेड है, यहाँ दो हाइड्रोजन भी होगा ऐसे, वो नहीं दिखा रहा हूं, इमेजिन करो कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन इस तरह से, एक हाइड्रोजन इधर है एक इधर है, और साथ साथ इसके पास क्या है, पीजेड है, राइट? ये जो पीजेड है बच्चे, ये जो पीजेड है वो इस कार्बन के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से इंटरैक्ट करना शुरू करता है। कौन सा पीजेड? कार्बोकेटायन का जो पीजेड है वो किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? पता है, कार्बोकेटायन का जो पीजेड है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल, वो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो ब्लैक पेन है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे फ्री रोटेशन भी है, तो मैं बोलूंगा ये CH बॉन्ड भी इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, फिर ये ब्लू वाले CH बॉन्ड भी इंटरैक्ट करना शुरू करेगा, गुड टू गो, बोलिए। सो कभी भी कार्बोकेटायन क्या करता है, कार्बोकेटायन का जो MTPZ है, वेकरनाथन ने इस रिसर्च को किया और उसने बताया कि इसको तुम ऐसे भी प्लॉट कर सकते थे कि कार्बन है, यहाँ MTPZ है, राइट? मैं ऐसा करता हूं कि सारे CH बॉन्ड को नहीं दिखाता, लेकिन एक CH बॉन्ड का हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाता हूं यहाँ पे, गुड टू गो, बोलो। इधर भी sp3 1s ओवरलैपिंग होगा, इधर भी sp3 1s ओवरलैपिंग होगा, इतना तो बॉन्डिंग पढ़ा है मैंने। तो होता क्या है, जो ये MTPZ है वो sp3 अल्फा कार्बन पे जो CH बॉन्ड है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करने लगता है। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड at sp3 alpha carbon can interact with the MTPZ of कार्बोकेटायन, एंड इस इंटरेक्शन को, इस प्यार मोहब्बत को ही हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है पहला डिफिनेशन, है ना? इंटरैक्शन, प्यार मोहब्बत नहीं, इंटरैक्शन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड at sp3 alpha carbon with MTP of C plus is called hyperconjugation। कोई बोले hyperconjugation का एक definition बताओ, तो ये लिख सकते हो, interaction between, और मैं बताऊं जेई मेंस एडवांस में एक क्वेश्चन इस पे आया है, नीट में तो
मैंने नहीं देखा, लेकिन एक क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन पे आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज, तो वहां तो याद ही रखना सिग्मा पाई रेजोनेंस है, लो ऑर्डर रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, लेकिन उसके अलावा एक और बकेट में डालो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये लिख के आना है इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड एट sp3 अल्फा कार्बन, sp3 अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड, इसी को कुछ लोग पता है क्या लिखते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड विथ MTPZ, ये सब तो सब लिखेंगे, लेकिन इसको sp3p इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। sp3p इंटरेक्शन कैसे बोल दिया? सारा बात सेम ही है, जो ऊपर लिखा वही लिखा है मैंने, लेकिन देखो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जो इंटरेक्ट कर रहा है वो किस ऑर्बिटल में है, sp3, और जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल है, तो इसीलिए इसको sp3p इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इवन मुझे ज्यादा बेटर बोलना होगा sp3mtp, क्या बोलना होगा, p को pz भी ले सकते हो, pxpy भी ले सकते हो, डिपेंड्स कौन सा ऑर्बिटल खाली है। इंटरेक्शन बिटवीन क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड एट sp3 अल्फा कार्बन विथ MTP, इसी को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, sp3mtp interaction is called hyperconjugation in case of carbocation. sp3mtp interaction is called hyperconjugation in case of carbocation. क्या यहां तक सब लोग समझ रहे हैं? बोलिए। तब तुम लोग नए साल में क्या रेजोल्यूशन ले रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, पिछले साल से ज्यादा मार्क्स लाना है। सही, कितना ज्यादा वो फिक्स नहीं है, 100 200 300 200। हाँ अजय, क्या, अच्छा चल ये अजय से पूछ लेते हैं, क्या क्या है रेजोल्यूशन जी? यही कि क्या, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। अच्छा तू बता दे चल। तूने उसको बोल दिया ना कुछ, अभी मत पी पा रही तू, रोक। हाँ जी बोल, इसके बाद पे ध्यान मत दे। सब सही चल रहा है तेरा, यही तो प्रॉब्लम है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ क्या, तू जिस दिन सोच लिया ना कि मैं परफेक्ट हूं, उसी दिन से तेरा इंक्लिनेशन शुरू हो गया। चलो डायरेक्शन सही था। विशाल कुछ तो बता, मतलब अरे कुछ तो बोल विशाल। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, मुझे क्या पता यार, मैंने एक बार भी शादी करा है, उसमें भी मैंने पे नहीं करा कि ब्राइडल मेकअप का क्या लगेगा। मतलब तू चार्जेस जानना चला, मतलब तू पे करेगा। ओके ओके, क्या बोल दिया वरन?
मुझे लग रहा है तुम्हारे शादी में तुम्हारा भी मेकअप करना पड़ेगा। मतलब लोग लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि खुश है या दुखी है। चेहरे पे थोड़ा ग्लो रहेगा तो लोगों को लगेगा खुश है। ओके ओके, बातें नहीं। देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अजय शांत रहे तो फिर कुछ बोलूंगा रोएगा तू। एकदम शांत। देखो गुस्सा हो गया। मैंने उस अजय को बोला। मैंने उस अजय को। अच्छा ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक। माई मिस्टेक। मुझे बताएगा तू पीटीएम के बाद। अच्छा वो तूने ये भी बता दिया मेरे को। ओके ओके, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। देखो ये ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये जो प्यार मोहब्बत है, इसका तरीका कैसे होता है ये शो करने का एरो के हिसाब से। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते कि यहां शिफ्ट हो गया, एंड जो हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे देखो H प्लस है और यहाँ CH2 बन गया। एक्चुअल में मैंने ये सिग्मा बॉन्ड का हेट्रोलिसिस किया, इस कार्बन पे नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, ठीक है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड बन गई। देखो पहले बॉन्ड है एक स्ट्रक्चर में और एक में बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अच्छा लो ऑर्डर क्यों बोलते हैं उसका भी लॉजिक आएगा। जनरली जो नॉर्मल रेजोनेंस था, रेगुलर रेजोनेंस जो पढ़ते हैं, उसमें किसकी डीलोकलाइजेशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की। यहाँ डीलोकलाइजेशन किसकी हो रही है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, their delocalization is not as easier as the normal resonance delocalization, इसीलिए इसको बोलते हैं लो ऑर्डर रेजोनेंस, नॉट सो मच इफेक्टिव रेजोनेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए रेजोनेंस जो नॉर्मल है उसकी हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। नॉर्मल रेजोनेंस की वजह से अगर किसी को स्टेबिलिटी मिल रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा रेदर देन हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्टेबिलिटी मिल रहा है। जैसे अगर ये क्वेश्चन हम करें, मान लो बोल रहे हैं कि बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, तो अब देखो स्टेबिलिटी में यहां समझना, इसको स्टेबिलिटी है पाई पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, राइट, कार्बोकेटायन रेजोनेटिंग है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी है 2 अल्फा हाइड्रोजन की। यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर इसको स्टेबल बनाएगा, जबकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर स्टेबल बना रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में अगर चूज करना पड़े तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। वाई लो ऑर्डर रेजोनेंस समझ में आ रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन उतनी सही से नहीं होती है जितनी की पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कंपैरिजन में बात करें तो ज्यादा अच्छा वो रेजोनेंस है। यहां भी रेजोनेंस है, लेकिन यहां जो रेजोनेंस है उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां जो रेजोनेंस है उसका नाम है सिग्मा पाई रेजोनेंस, यहां जो रेजोनेंस है पाई पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। आ रहा है समझ में। अच्छा यहाँ पे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे बच्चे, दे आर डेंडलिंग अराउंड द कार्बन जिससे वो पहले जुड़ा हुआ है, मतलब जिससे पहले जुड़ा हुआ है वहीं पर वो रहेगा आसपास में। एंड दीज आर अगेन इमेजनरी, दीज आर अगेन इमेजनरी स्ट्रक्चर, समझ गए। इसमें फिर हम दूसरा कैसे दिखा सकते हैं, मैंने बोला ना ये सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन बारी बारी से इंटरेक्ट करेगा, अभी डायग्राम के हिसाब से बताया था। ऑल सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट विद द कार्बोकेटायन। सिर्फ ये इंटरेक्ट करेगा क्या, सारे करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को ऐसे रहने दो, इसको डीलोकलाइज करो, तो कैसा दिखेगा, यहाँ प्लस दिखेगा, ये बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया, यहाँ H और इधर CH2 दिखा, दूसरा हाइड्रोजन डिस्पर्स हुआ। फिर ये दोनों नहीं इसको डिस्पर्स कर सकते थे, तो तीसरा हाइपर कंजुगल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इन दोनों को एज इट इज रखो, यहाँ H प्लस दिखाओ, यहाँ डबल बॉन्ड। So these are called hyper conjugable structures,
और इन सबको मिला के अगर तुम एक रियल स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चे, तो गौर करना रियल स्ट्रक्चर में मैं क्या दिखा रहा हूं। सब लोग इधर इधर ध्यान दे। देखो यहां फर्स्ट में बॉन्ड है और यहां नहीं है, तो हाइब्रिड में यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सॉरी पार्शियल सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसका और इसका कैरेक्टर मिला के यहां कितना बॉन्ड दिखा है? दो, एक या एक से कम? एक बॉन्ड है, अभी नहीं है, तो कितना दिखा है? सिमिलरली यहां पे बॉन्ड है और यहां नहीं है, तो यहां भी एक से कम। इधर देखो बॉन्ड नहीं है और यहां पे है, यहां भी एक से कम। नॉट ओनली दिस, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है, बट यहाँ डबल है, इधर भी डबल है, इधर भी डबल है, तो यहाँ क्या दिखाना चाहिए? आ रहा है समझ में? और नॉट ओनली दिस, इसका प्लस उठकर इस हाइड्रोजन पे गया, फिर इस हाइड्रोजन पे गया, फिर इस हाइड्रोजन पे गया, तो हमें यहाँ डेल प्लस दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ डेल प्लस इन सब जगह पे भी दिखा देते हैं। तो देखो ये जो कार्बोकेटायन है ना बच्चे, ये वाली कौन सा कार्बोकेटायन? शांतनु, अजय, हाँ अजय जाओ पीटीएम। देखो ये जो कार्बोकेटायन है ना बच्चे, ये कार्बोकेटायन का एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर ये है। इस कार्बोकेटायन का एक्चुअल रियल सिनेरियो ये है। तो नहीं लगता ये कार्बोकेटायन प्लस चार्ज फिक्स नहीं है, थोड़ा डिलोकलाइज हुआ है? यस नो? इसीलिए ज्यादा से, और पता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना इसका, तो पता है रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कैसा दिखेगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये ऑलरेडी ड्रॉ किया है बच्चे, प्लस हाफ प्लस हाफ। आ रहा है समझ में? जहां एक्चुअल रेजोनेंस है वहां बहुत ज्यादा प्लस का डिस्पर्सन हुआ है। यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, प्लस का डिस्पर्सन जरूर हुआ है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना यहाँ पे है। सॉरी, यहां जितना इफेक्टिव है उतना इफेक्टिव यहां नहीं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर भी ज्यादा बने, फिर भी मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इट इज ऑलवेज इजियर टू डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन देन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? सो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन इन केस ऑफ कार्बोकेटायन? ये दो बातें तो हो गई। थर्ड बात मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं? इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड है, फिर बाद में पाई बॉन्ड बना है। अब देखो ना, पहले क्या है? सिग्मा, बाद में क्या बना? पाई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई रेजोनेंस। क्लियर है? समझ में आया? लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। किसी ने प्रिंट? ओके, नाउ लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल। ओए, किसने बोला टाइम हो गया? टाइम हो जाएगा तो फिर निकल जाएंगे दुनिया से। हाँ, जैसे ही टाइम होगा क्या? रेडिकल, रेडिकल में देखो इसी को एडिट कर रहा हूं, समझ जाओगे। रेडिकल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट? इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड p है। तो रेडिकल में भी जो कार्बन है ना, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। यहां भी कहीं ना कहीं वही बोल सकते हैं रेडिकल के केस में भी, कि
सेम इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ sp3 कार्बन विथ, बस यहाँ क्या बदल जाएगा, हाफ फिल्ड p ऑफ p ऑर्बिटल लिख देता हूं, चलो p ऑर्बिटल ऑफ क्या, c डॉट, इसी को हम क्या बोल सकते हैं सेकंड में, sp3 हाफ फिल्ड p इंटरैक्शन, समझ रहे हो, sp3 हाफ फिल्ड p इंटरैक्शन। एंड अगर हम रेजोनेंस करें यहाँ पे तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना हमें होमोलिसिस करना पड़ेगा। देखिए ऐसा एरो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रेडिकल पहले से है, राइट, बोलो, रेडिकल यहाँ पे पहले से है, पहला स्टेप देखो, CH3 CH2 लिया मैंने, CH3 CH2 डॉट, तो ये एक बॉन्ड ऐसा और ऐसा, और इसको यहां ऐसे कर देंगे, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड का होमोलिसिस किया, H डॉट C डॉट, और यहां बगल में C डॉट ऑलरेडी है, तो हमें यहां पाई बॉन्ड दिखाना पड़ेगा और यहां पे H डॉट दिखाना पड़ेगा। फिर सेकेंड वाले में ये काम यहां नहीं करके इसके साथ करेंगे, इधर और इधर, तो नेक्स्ट टाइम यहां डॉट आएगा। थर्ड टाइम में ये दोनों नहीं करके इसका होमोलिसिस करेंगे, H डॉट और C डॉट H डॉट, फिर यहां बॉन्ड बनेगा तो यहां पे H डॉट दिखाएंगे। आ रहा है समझ में? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल, देखो ऐसा डायग्राम बना सकते हो, हाँ हाँ हाँ, हाँ यहाँ पाई बॉन्ड दिखाना है, राइट, अब सही है, बोलो क्या इसको अंततः सिग्मा पाई बोल सकते हैं क्या? हाँ, लास्ट में वही हो रहा है ना, सिग्मा से पाई, अरे बोलो, अरे समझ रहा है? ये अंत की शुरुआत है। ठीक है, तो वो 12 पेज होमवर्क है, कितने, 12 पेज, एंड वो 12 क्वेश्चंस भी, रेजोनेंस एनर्जी के 12 क्वेश्चंस एंड हाइपर कंजुगेशन का 60 to 72 पेजेस, गुड टू गो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब शुरू कर देंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, उसको ओवरऑल क्वेश्चंस, एंड देन एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। पूरा कोशिश रहेगा, आज 27 है ना, नए साल में तो GOC 1 नहीं लेके जाएंगे, इधर ही खत्म करेंगे।